हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एलिवेशन केमिस्ट्री कोच आ गया हूं दोबारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। बच्चों, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। उसमें लास्ट के 2 फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज उस दोनों फैक्टर को थोड़ा डिटेल करेंगे और उसके आगे भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कॉपी पेन लेकर के आप अलर्ट हो जाइए। तो पहला फैक्टर था, उसमें हमको जो आज डिटेल स्टडी करना है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट, यानी कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर किया था एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। किसी रिएक्टेंट के पास वो डेफिनेट एनर्जी जिसके होने पे वो रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उस रिएक्टेंट की हमने कहा था वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और मैंने बताया था रिएक्टेंट की जितनी भी एवरेज एनर्जी है बट वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से लेस है, और जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर दें रिएक्टेंट को कि वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को रीच कर जाए और वहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हमने कहा था क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखते हैं ग्राफिकली बच्चों की कैसे कैटलिस्ट, पहले हम देखते हैं क्या कि कैसे रिएक्शन अकर करती है। मान लो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस एक कर्व प्लॉट किया। रिएक्शन प्रोग्रेस ये एक रिएक्शन है, कंसीडर कर लो R2P है ये। इस रिएक्शन को हमें देखना है कि ये कैसे प्रोग्रेस करती है, ये रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज होता है। सपोज किया हमने रिएक्टेंट की एनर्जी अभी इस पॉइंट पे लाई कर रही है, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां पे आ रहा है, ठीक है। बट इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, जब इतनी एनर्जी ये पाएगा तब ये इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब अगर इसको हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करें तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी और यहाँ पे इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई। अब इस पॉइंट पे वो क्या करेगा? इस पॉइंट पे वो इफेक्टिव कोलिजन करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट P हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से लेस हो गई। ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी हमारी, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक हो। अगर ये प्रोडक्ट वाली लाइन रिएक्टेंट वाली लाइन के ऊपर है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी अधिक है रिएक्टेंट से, मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन हमने ये नीचे लाइन लिया है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर हम रिएक्टेंट की इंथैल्पी ले ले कि ये HR है और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ले ले कि ये HP है, दोनों का डिफरेंस ले ले कि ये डिफरेंस कितना है, तो हम कहेंगे ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन दोनों का जो गैपिंग है ये डेल्टा H को डिनोट कर रहा है, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की क्या है, एनर्जी अधिक है और प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है, यानी निगेटिव में आएगा ये, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है, रिएक्टेंट की अधिक है, तो निगेटिव में आना है, यानी यही होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से ये इतनी प्रोडक्ट की एंथैल्पी हुई, इतनी रिएक्टेंट की एंथैल्पी हुई, और इस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी जब हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मींस एनर्जी। रिएक्शन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है उसकी वैल्यू। अब इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां फॉर्म होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का
इस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है उसके एटम्स का, जो भी रिएक्टेंट है उसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यहीं पे वो इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो इस समय इस रिएक्टेंट के पास जब ये पहुंचा, जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी उसकी, अगर हम देखें ये टोटल एनर्जी यहां से यहां तक है, और इसी एनर्जी को आप कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईटीएच से लिखा है मैंने, ईटीएच थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल वैल्यू ये यहां से यहां तक की टोटल वैल्यू। अब देखिए जरा, रिएक्टेंट के पास एनर्जी अपनी उसकी एवरेज एनर्जी कितनी थी, इतनी। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी थी यहां से यहां तक, इतनी एनर्जी मैंने सप्लाई की है, यानी ये जो सप्लाइड एनर्जी है यही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बहुत सिंपल है। अब देखो कैटलिस्ट का वर्क क्या, ये तो विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन चल रही है तो ये हुआ। अब अगर हम इसी रिएक्शन को हम कैटलिस्ट के साथ ले तो कैटलिस्ट क्या करता है, देखो कि इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को वो नीचे शिफ्ट कर देता है। ये जो था ये पाथ विदाउट कैटलिस्ट था, बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन चल रही थी। ये जो लाइन आई, ये लाइन जो है ये पाथ विद कैटलिस्ट, पाथ विद कैटलिस्ट है। अब देखो इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट उसने नीचे शिफ्ट कर दिया, इसी लाइन पे रख ले, इसके सीध में भी रख सकते हैं। अब उसकी देखिए ये थ्रेशोल्ड पॉइंट यहां आ गया, यहां पे शिफ्ट हो गया। अब थ्रेशोल्ड पॉइंट यहां पे शिफ्ट होने का मतलब उसकी कितनी एनर्जी देनी पड़ रही, इतना तो था, केवल इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। यानी ये हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये डैश ले ले, ये डैश, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी पहले अधिक थी, थ्रेशोल्ड पॉइंट उसका ऊपर था, कैटलिस्ट यूज किया तो थ्रेशोल्ड पॉइंट यहां से यहां आ गया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को उसने लोअर कर दिया, और यही रीजन है कि रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। और यही मैंने बताया था कि कैटलिस्ट अपनी प्रेजेंस से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, जिससे रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। एक बात खास और बता दें हम, अगर मान लो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितने लोगे, ये रिएक्टेंट बनेगा प्रोडक्ट, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। और उस यहां से यहां तक, यानी इतना हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड चलोगे। अब देखो इतना बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से यहां तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां से यहां तक, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इसमें से इस वैल्यू को आप माइनस कर दे तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी आप सीधा कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ईए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस ईए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में से फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी माइनस कर दें, डेल्टा एच आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ठीक है, ये तो कैटलिस्ट का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो कंक्लूजन क्या मिला, ये तो दो चीजें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां फॉर्म होता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट पे फॉर्म होता है। क्या है, रिएक्टेंट के एटम का एक 3 डायमेंशन में एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, जो जिसपे कि रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो हम कहेंगे कैटलिस्ट क्या करता है, दोबारा मैं बता देता हूं, कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी,
कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, केवल ग्राफिकली डिनोट किया है मैंने कि कैसे आप फाइंड करेंगे। अब आता है क्या, अब आता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, टेम्परेचर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, यानी किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और मैंने कहा था कि अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के टी टेम्परेचर पे है, किस टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर पे, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाला। अब उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करके निकाला। इन दोनों का जो रेशियो निकला उसे आप कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय 10 डिग्री टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्ट देखें तो 2R3 आती है, बट हम ये मानते हैं कि 2 ही होता है रिएक्शन में। यानी ये बता रहा है कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल की डबल हो जाती है। और हम जानते हैं हर रिएक्शन का रेट जो है रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, चाहे यहाँ पावर चाहे जितनी भी लेगा। तो हमने कहा 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जा रही है, इसका मतलब रेट भी इनिशियल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट दैट every 10 degree rise in temperature, every 10 degree rise in temperature double the reaction rate, डबल द रिएक्शन रेट। यानी जितनी बार 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे, मान लो टेम्परेचर हम 10 डिग्री से 40 डिग्री कर दें, तो 10 से 20 पहले आया, फिर 20 से 30 आया, फिर 30 से, मान लो यहां इनिशियल रेट R था, अब 10 डिग्री इंक्रीज किया तो इसका डबल हो जाएगा, इनिशियल का डबल, फिर 10 डिग्री इंक्रीज करोगे इसका डबल यानी 4 टाइम, फिर 10 डिग्री इंक्रीज करोगे इसका डबल यानी 8 टाइम, फिर 10 डिग्री इंक्रीज करोगे इसका डबल मतलब 16R हो गया इनिशियल का। जितनी बार 10 डिग्री इंक्रीज करोगे, तो ये बच्चों याद रखना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री कर दे, 90 डिग्री कर दे, 80 डिग्री कर दे, तो रिएक्शन रेट कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो मैंने कहा जितनी बार 10 डिग्री इंक्रीज करेगा वो हर बार इनिशियल का डबल होता चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ाता हूं आगे। ओके, तो ये तो था टेम्परेचर कोफिशिएंट जो बताता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट इनिशियल का डबल होता है। ठीक है, अब आता है आरहेनियस इक्वेशन, आरहेनियस इक्वेशन। पहली बात, आरहेनियस इक्वेशन क्या बताता है हमें, तो हम कहेंगे इट गिव्स डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ओवर
टेम्परेचर, किसी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसको कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है, वो है क्या आपका आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ओवर टेम्परेचर क्वांटिटेटिवली, यानी कैसे, तो हम क्या लिखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। है क्या ये, है क्या K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस EA अपान RT। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। यही है हमारा क्या आर्हेनियस इक्वेशन। अब यहां पे K आप जानते हैं, K क्या है, K है रेट कांस्टेंट, K क्या है रेट कांस्टेंट है K, और ये क्या है, ये अभी बताया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी कह लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, आर जानते हो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है आर, और टी क्या है, टी है टेम्परेचर, टी क्या है टेम्परेचर, और ए है, इसे हम कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नेम से भी जाना जाता है। एक बात बता दो, ए की वैल्यू नेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। एक बात और, आर की वैल्यू इस आर्हेनियस इक्वेशन में कितना लेना है आपको, 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल। याद रहे टेम्परेचर किस में लेना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। अब देखो ये इस, या चूंकि आर में जूल लिखा है, ये जब भी इस इक्वेशन से फाइंड होगी तो किस यूनिट में आएगी, ये जूल में आएगी। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मिस्टेक होती, वो किलो जूल में गिवन होगा, जब भी इसमें प्लेस करेंगे तो जूल में, अगर आप ये फाइंड करेंगे जूल में आएगा। किलो जूल में आंसर पूछ रहा है, उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं देखता हूं। ठीक है, तो ये तो था कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी इक्वेशन को हम चेंज करते हैं, जो जिसपे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या, जिसमें लिखा है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस EA अपान RT, टेकिंग log natural, taking natural log from both side, both side। नेचुरल लॉग हम लेते हैं log बेस E पे, और इसी log बेस E को लिखते हैं ln। याद कीजिए, जिनको नहीं मालूम वो समझे, ln का मतलब log बेस E लिखा है। इस इक्वेशन का दोनों साइड से हम नेचुरल लॉग ले ले तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ln मीन्स log बेस E के, दिस इज इक्वल टू ln A ई टू द पावर माइनस EA अपान RT। हम जानते हैं कि log का फार्मूला है कि ln m इंटू n लिखा है, तो ये ln m प्लस ln n हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको m मान ले और इस पूरे को n मान ले हम, तो ये हो जाएगा ln k, दिस इज इक्वल टू ln a, अब प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया ln e टू द पावर माइनस EA अपान RT। देख, दूसरा लॉगरिथम का फार्मूला कि log m टू द पावर n है, तो ये n पहले आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n log m हो जाएगा। इसको ऐसे रहने दो, तो ln k इज इक्वल टू ln a
इसको पहले लेके आओ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस ई ए अपान आर टी। अब आगे क्या बचा, आगे देखो ln ई, आगे बचा ln ई। ln ई का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ log बेस ई पे ई, और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी ये पूरा टर्म ln ई 1 हो गया। तो ये आ गया ln के फॉर्म में, ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन सेकंड ले लिया मैं। हमें लगता है क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला और बताता हूं मैं। एक होता ये ln मतलब log बेस ई एक्स है, इसको अगर log बेस 10x में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां क्या आ गया, 2.303 log बेस 10k हो गया, दिस इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10a माइनस ई ए अपान आर टी। अगर हम यहां से log के फाइंड करें, बेस 10 है याद रखिएगा, बेस 10 LOG लिखोगे बेस 10 में लोगे तो इससे डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा log a माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। ये वो फार्मूला आया जिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। log k इक्वल टू log a बेस 10 अंडरस्टूड है, लिखे ना लिखे, log a माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता, बोर्ड में स्पेशली क्वेश्चन पूछ सकता है। ये लिखा हुआ है देखो, इस पूरे को अगर आप y ले ले, इसको ले ले mx और इसको ले लें c, y और x में कर्व प्लॉट करें तो जब y और x में, y क्या है, y है log k और x क्या लोगे, ये पूरा m हो गया और x हो गया 1 अपान टी, यानी 1 अपान टी। इसमें कर्व प्लॉट करोगे। अब देखो इसका कर्व कैसा मिल रहा, निगेटिव स्लोप मिल रहा, ऐसा कर्व मिलेगा। अब इसका स्लोप यानी m है, m की वैल्यू क्या है, यहां आपसे स्लोप पूछेगा कि स्लोप कितना है, तो लिखोगे माइनस ई ए अपान 2.303 आर, ये हो गया इसका स्लोप। तो यहां से एक ग्राफिकल क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका स्लोप बताओ। अगर log के वर्सेस 1 अपान टी कर्व प्लॉट किया तो जो भी कर्व मिलेगा उसका स्लोप कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। इसी आर्हेनियस इक्वेशन को, ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये लिखा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन। ये अगर हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे ले लें, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, इसी इक्वेशन से ले ले तो हम लिखे एट T1, एट टेम्परेचर T1, तो ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू log ए नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस ई ए भी कांस्टेंट रहेगा अपान 2.303 आर T1। ये इक्वेशन मान लिया हमने, इक्वेशन ले लिया फर्स्ट। अब एट टेम्परेचर T2 ले लो, एट T2 तो इसको बना दो क्या, log K2, दिस इज इक्वल टू हो गया log A माइनस ई ए अपान 2.303 आर T2, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बोर्ड में इसका डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, तो ये मिल गया log K2 माइनस log K1, लेफ्ट का लेफ्ट में माइनस, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया log A माइनस ई ए अपान 2.303 आर T2 माइनस, अब माइनस किया यहाँ, तो माइनस किया तो ये हो गया log A प्लस
ये अपान 2.303 RT1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव लेके आ रहे थे आप यहाँ। ये देखो ये कैंसिल हो गया और इसको ये K1 है, log m माइनस log n होता है log m अपान n यानी log K2 अपान K1। दिस इज इक्वल टू ये अपान 2.303 R। ये कॉमन ले लिया और इस टर्म ये कौन सा था, ये T2 था, ये क्या था T1 था। अब T1 को पहले लिख लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, ये आ गया। और इसी इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसी इक्वेशन को अरेंज कर दे और तो ये आ जाएगा log बेस 10 K2 अपान K1, दिस इज इक्वल टू 2.30 सॉरी ये अपान 2.303 R इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। यही वो इक्वेशन है जिस पे न्यूमेरिकल आएगा। एक ही टेम्परेचर पे होगा तो वो इक्वेशन यूज करना है। अब इसमें क्या खास बात है समझो, यहां K की वैल्यू दिया है, मेरी बात सभी ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। एक रिएक्शन है R2P, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है, ये कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर के साथ इसको चेंज नहीं करना। अब कहता है कि ये 300 केल्विन टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर कहता है 400 केल्विन किया। पहले इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 थी, अब इतने टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 हो गई। तो ये K1 K2 नहीं बोलेगा, कहेगा पहले इसका रेट कितना था, मान लो R1 था, फिर इसका रेट कितना हो गया, मान लो कहता 3 टाइम्स हो गया 3R1। तो कहेगा कि अगर टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन करते हैं तो कहता है कि रेट जो है ट्रिपल हो जा रहा है, रेट डबल हो जा रहा है, यानी 2 टाइम्स, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, या कहता है रेट क्वाड्रपल हो जा रहा है 4 टाइम्स। तो रेट क्वाड्रपल होने का मतलब रेट का, जैसे कहे रेट डबल हो जाए, डबल हो गया यानी K1 था और डबल हो गया तो K2 हो जाएगा 2K1, यहाँ K2 की वैल्यू 2, वो कहता रेट ट्रिपल हो जा रहा है तो ये 3K1 हो गया, वो रेट कहता क्वाड्रपल हो जा रहा है तो K2 की वैल्यू 4K1 हो जाएगा। ठीक है, रेट नहीं लिखना है, K की वैल्यू कर देना है जब वो कहेगा रेट। ठीक है, तो ये तो था आर्हेनियस इक्वेशन। क्या था? आर्हेनियस इक्वेशन व्हिच गिव्स डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ओवर टेम्परेचर। एक बार दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन बोर्ड में आता है, राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ओवर टेम्परेचर, देन वी राइट आर्हेनियस इक्वेशन सिंगल टेम्परेचर पे K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपान RT। अब इसमें एक चीज बताता हूं, एक बार दोबारा देखो, आर्हेनियस इक्वेशन को हमने लिखा कि log बेस 10 एक ही टेम्परेचर पे इज इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA अपान RT, या हमने कहा K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपान RT। जो बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लें। क्या अगर ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये अपान RT की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो e टू द पावर माइनस EA अपान RT की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा? रेट इंक्रीज करेगा। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे EA अपान RT की वैल्यू डिक्रीज करेगी,
ई टू द पावर माइनस ए अपान आर टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और के की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब रिएक्शन रेट इंक्रीज कर रहा है। दोबारा समझिए, के की वैल्यू ही रिएक्शन रेट को मेजर कर रहा है बेटा। के इंक्रीज कर रहा है, इट मींस रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि आरहेनियस इक्वेशन में ई टू द पावर माइनस ए अपान आर टी, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आरहेनियस इक्वेशन में? तो हम कहेंगे इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which possess energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। बोर्ड के बच्चे होशियार रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है ये। क्या इन आरहेनियस इक्वेशन ई टू द पावर माइनस ए अपान आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स व्हिच पॉसेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो ये तो हुआ रिएक्शन के रेट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब न्यू टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद न्यू टॉपिक, उसके बाद न्यू टॉपिक क्या है वो हम बात करने जा रहे हैं, रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ थोड़ा सा समझेंगे आराम से। ये रिएक्शन था ए प्लस बी रिवर्सिबल, चलो मान लेते हैं ये रिवर्सिबल था, सी प्लस डी, मान लो यहाँ 2 था यहाँ 3 था। तो क्लास 11th में आप कहते थे क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता था कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखे हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इसको समझना है, तो हम कहेंगे आर एफ। वो कहता है प्रोपोर्शनल है जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन बता चुका हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा रिएक्टेंट क्या है, बी, इसको, और उसका जो कोफिशिएंट है स्टोकियोमेट्रिक, उसी की पावर में रेज कर देना है। तो जब हम आर एफ इक्वल टू लिखते थे, यहाँ एक कांस्टेंट लगाते थे के, और यहाँ लिख दिया एज इट इज। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग था, यानी वो कहता था कि रिएक्टेंट का जितना कोफिशिएंट है कंसंट्रेशन की उतनी ही पावर आप रेज करोगे। लेकिन ये एक लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है, यह कंपलसरी नहीं है कि इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए के कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर और बी के कंसंट्रेशन के थर्ड पावर पे ही डिपेंड करे। इसको हम इस इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते, डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कितनी पावर पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के कितनी पावर पे, और उसका एक इक्वेशन बना दिया। याद रहे, रेट लॉ कोई लॉ नहीं है, रेट लॉ क्या है, एक इक्वेशन है। रेट लॉ क्या है, एक इक्वेशन। तो हम कहेंगे इक्वेशन which gives experimental dependence
ऑफ रिएक्शन रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एक्सप्रेशन, जो कि रेट का रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे एक्चुअल डिपेंडेंस शो कर रहा हो, उसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। जैसे सपोज करो A प्लस बी प्लस सी है ये, और ये प्रोडक्ट मोर देन वन प्रोडक्ट्स बना दिए। अब एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ये हमने डिटरमाइन किया, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ क्या मिला, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, पहले यहां कांस्टेंट लगाओ के, नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, फिर उसको हटाने के बाद के लगाओ, सारे रिएक्टेंट लिख डालो, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, लेकिन हमने इसकी पावर लिखा x, इसकी पावर लिखा y, इसकी पावर लिखा z। अब ये x, y, z इनके कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसको देख करके आप नहीं लिखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, और यही इस समय इस रिएक्शन का रेट लॉ है। क्या है इस रिएक्शन का, ये क्या है, रेट लॉ। इसी इक्वेशन को हम बोलते रहते हैं क्या, रेट लॉ। ओके, अब अगर डिफरेंशियल फॉर्म में पूछ रहा है तो रेट को dx बाई dt करके लिखो। आप क्या लिखो, dx बाई dt लिख दो, इस रेट को डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये रेट लॉ क्या है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया कि रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के इक्वेशन को देख करके आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, नहीं लिख सकते, यह एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गई बेटा, जो है ध्यान से आप देखते जाइएगा, हर चीज बहुत एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं चैप्टर का, जो क्वेश्चन बोर्ड में आने ही आने हैं। अब आता है सबसे पहला, और वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल है, क्या पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है दी टोटल सम, टोटल सम यानी टोटल कर लो उसका, ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स expressed in rate law of reaction is called order of reaction, is called order of reaction. Total sum of the power of concentration terms expressed in rate law of reaction। ठीक है, सपोज करो ये रिएक्शन है, फॉर रिएक्शन क्या ले लिया हमने, A प्लस बी, सी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चाहे 1 बनना है, मोर देन 1, नो प्रॉब्लम। अगर इसका हम रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली कंसीडर कर लें, क्या है रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, नहीं पता है कुछ भी हो सकता, एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 नहीं लिखना है, पावर वाई, ये रेट लॉ है। अब देखो यही रेट लॉ है हमारा, ये इक्वेशन ही रेट लॉ है। इसमें तो ये रेट लिखा है, ये कांस्टेंट लिखा है, ये ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट में भी क्या क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये कंसंट्रेशन टर्म की पावर एक्स, इस वाले कंसंट्रेशन टर्म की पावर वाई। तो ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो कहता है जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर का सम है, तो 2 ही टर्म है, या सी होता जेड होता, उसको भी सम करते आप,
तो यहां हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये पूरी रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर उसने पूछा क्या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, अरे इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट खेली, 20 ओवर रन रेट आपने टीम का पूछा, कुछ दूसरा है, 4 रन पर ओवर निकला, पर्टिकुलर प्लेयर का रेट उसके इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब पर्टिकुलर प्लेयर का, यानी अगर इसी में पूछता है, कहता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, या कहता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। देखो रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ रहा है, ए की पावर देखो कितनी लगी है, एक्स, एक्स हो गया। बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी की पावर कितनी लिखी है, देखो यहाँ वाई, तो यहाँ ऑर्डर हो गया कितना, वाई। अब कहता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, देन एक्स प्लस वाई, ये पूरे रिएक्शन का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। दूसरी बात, ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर क्या है, फिर से टोटल सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है, ये है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, यानी ये रिएक्शन हम लिख दे ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डर बताने के लिए रेट लॉ चाहिए, और मैंने कहा रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, ऐसे देख करके हम नहीं बता सकते कि किसकी कितनी पावर रेंज करेगी, ठीक है। तो ऑर्डर भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है ऑर्डर का रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1/2, 3/2, 5/2, कुछ भी हो सकता है ये। तो अब ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी से डिफरेंशिएट करने को कहेगा, डिफरेंस लिखने के लिए। तो 4 पॉइंट हो गए, द टोटल सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म expressed in rate law of reaction is called order of reaction. It is experimental determination. Order may be zero, order may be fractional. Okay, ठीक है, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब साथ में पहले हम मॉलिक्युलरिटी को बता देते हैं, फिर आप आगे चलिएगा, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी, फिर ऑर्डर को आगे बढ़ाएंगे। मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पहले समझिए। रिएक्शन 2 टाइप्स की, ये ए से देखा पी कन्वर्ट हो गया, 1 स्टेप में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, 1 स्टेप रिएक्शन है, डायरेक्ट ए टू पी में कन्वर्ट हुआ। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलिमेंट्री, व्हिच आर कंप्लीटेड इन 1 स्टेप, which are completed in 1 step। लेकिन A2 मैंने देखा डी दूसरी रिएक्शन, इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा A to B, देन B to C, देन C to D। अब देखो ये यही A से D का कन्वर्जन यहाँ 3 स्टेप में हो रहा है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन मींस कंप्लीटेड इन 1 स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप। अब जितनी भी स्टेप में वो कंप्लीट हो रही हो, जैसे ही मान लो कि ये फास्ट है, ये भी फास्ट है, मान लो ये स्लो है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितनी भी स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप हो, कौन सा स्टेप,
स्लोवेस्ट स्टेप, और उस स्टेप को आप बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, पॉइंट शुड बी नोटेड, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ एक बीच में लड़का, एक लड़का यहाँ से बाल आपने इसको पास किया, 1 सेकंड में पास कर दिया, यहाँ से यहाँ ले गया, ये 10 सेकंड। कितना फास्ट यहाँ पहुंचेगा इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, बहुत फास्ट है, इस पे डिपेंड कर रहा है, स्लो है। तो जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन चूंकि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वही उनका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मॉलिक्यूलरिटी समझने से पहले हमने बताया कि रिएक्शन 2 टाइप्स की है, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी है क्या, कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। और जितने भी स्टेप हुए अगर इसको सीक्वेंस में आप ऑब्जर्व करें तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 लिख दे तो इस रिएक्शन की क्या बन जाती है, मैकेनिज्म। अब देख लीजिए एक बात और, ये ए रिएक्टेंट है, डी इसका प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें बी और सी और बन गए, इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं रिएक्शन का, जो कि ना तो रिएक्टेंट होते हैं ना प्रोडक्ट होते हैं, इन बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट। ओके, अब वापस लौटते हैं और चलते हैं मॉलिक्यूलरिटी की तरफ कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ, बल्कि टोटल कह लीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जब स्पीसीज कह दिया जाए तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन याद रखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन, या हम which are collide simultaneously, which are collide simultaneously to occur a chemical reaction, to occur a chemical reaction, to brings a chemical reaction to change into product। लेकिन ये जितनी भी डिफिनेशन लिखा इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन is the number of reacting species which are collide simultaneously effectively to brings a chemical reaction। एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना कंपलसरी है डेफिनेशन में बच्चों, अगर ये डेफिनेशन में नहीं डालोगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम कहेंगे कि ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ईच स्टेप की अपनी ओन मॉलिक्यूलरिटी होती है। अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, सेम भी हो सकती है 2 स्टेप की। तो ये डेफिनेशन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच आर कोलाइड साइमल्टेनियसली इफेक्टिवली टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1, हम कहें मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2, हम कहें मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 3,
तो इसे कहते हो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी 1। इसे कहते हो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसे बोलते हो ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस मॉलिक्यूलरिटी 3 है। जैसे हमने लिख दिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है 1 + 1, यहां ये क्या हो गई, ये है बाईमॉलिक्यूलर यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूलरिटी हुई। अब सवाल उठता है कि मॉलिक्यूलरिटी मैंने 5, 10, 9 ये सब क्यों नहीं लिखा मॉलिक्यूलरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। कहता है कि हाई मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शंस बहुत ही रेयर है, क्यों ऐसा है। नोट, बहुत बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी, मैं तो कहता मॉलिक्यूलरिटी नहीं, हाई ऑर्डर का पूछ ले तो भी ये आंसर लिखना। हाई मॉलिक्यूलरिटी आर वेरी रेयर, यानी ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 हो, 20 हो, 30 हो, नो। ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 10 हो, 20 हो, 30 नो, ऐसी बहुत ही रेयरली अकर करती। कहता है व्हाई, बिकॉज क्या रीजन है, वेरी लेस चांस, वेरी लेस चांस ऑफ more than 3 reactant that collide simultaneously effectively। यानी कहता है 3 रिएक्टेंट तक इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, मोर देन 3 रिएक्टेंट एक साथ इफेक्टिव कोलिजन कर जाएं, इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी लेस है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग मोर देन 3 रिएक्टेंट इज वेरी लेस। और वो भी कैसी कोलाइड करने की, इफेक्टिवली साइमल्टेनियसली कोलाइड करें। एंड दैट्स व्हाई रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर वेरी लेस, वेरी रेयर इन नेचर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या हमने बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस लिखने को आता है। दोनों में डिफरेंस लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है टोटल सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration terms expressed in rate law is called order of reaction। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ elementary reaction is the number of reacting species taking part which collide simultaneously इफेक्टिवली, ये मॉलिक्यूलरिटी। दूसरा हमने बताया कि ऑर्डर इज
एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। यहां दूसरा पॉइंट क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, ये है एक थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन या कह सकते हो कॉन्सेप्ट। तीसरा पॉइंट लिखते हो, ऑर्डर में बी जीरो। यहां लिखोगे मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो। चौथा पॉइंट लिखोगे क्या, ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। चौथा पॉइंट इसका कहता है मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और एक पॉइंट और बताता हूं, पांचवा क्या, कि एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों पे एप्लीकेबल है एलिमेंट्री, और ये कहता है ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन। ये मैंने डिफरेंस के 5 पॉइंट बता दिए बोर्ड के स्टूडेंट के लिए स्पेशली। मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखने होते हैं आपको, ठीक है, बट करेक्ट लिखना, इधर उधर की बातें लिखने से मार्क्स नहीं मिलते बोर्ड में, ठीक है। तो एक्यूरेट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या हो गया, आपका डिफरेंस हो गया डियर, ठीक है, जल्दी से। ओके, तो ये तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस हो गया। हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया क्या, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बेटा क्या, हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ओवर टेम्परेचर, रिएक्शन रेट पे कैटलिस्ट का इफेक्ट, रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। बोर्ड में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे उसके, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इन सब के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डेराइव करेंगे, जिसपे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो जल्दी से, अगर सारी चीजें समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे बच्चों को लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।